So today we are going to study the most important topic, that is blood groups. Okay, blood groups क्लास 12th में भी आएगा, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने क्लास 10th में भी इसके बारे में पढ़ा होगा. बट इन क्लास 11th वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल कि ब्लड ग्रुपिंग कैसी होती है, कैसे ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव बनता है और क्यों बनता है. सो लुक नाउ योर टॉपिक नंबर 15.1.3 ब्लड ग्रुप्स. See now, as you know, blood of human being differ in certain aspects though it appears to be similar. देखिए ब्लड दिखने में तो बिल्कुल सेम होता है, सबका खून एक जैसा दिखता है, बट वो अंदर से सबका खून अलग अलग होता है. क्लियर हो गया. वेरियस टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज़ बीन डन. ब्लड की अलग अलग टाइप की ग्रुपिंग कर दी गई है. टू सच ग्रुपिंग्स, द ABO एंड RH. तो ब्लड ग्रुपिंग जो की गई दो टाइप से की गई. एक किया गया ABO ब्लड ग्रुपिंग और एक किया गया RH. आर वाइडली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो ये दो ब्लड ग्रुपिंग पूरी दुनिया में यूज्ड होती है. क्लियर हो गया. अब देखिए हम पहले पढ़ेंगे ABO ब्लड ग्रुपिंग क्या होती है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ABO ब्लड ग्रुपिंग सी क्या होती है. ABO ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन्स. तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्लड ग्रुपिंग पूरी की पूरी हमारी एंटीजन और एंटीबॉडी के बेस्ड ही है. अब देखो क्या ABO ब्लड ग्रुपिंग में क्या होता है कि एब्सेंस या प्रेजेंस दो सरफेस एंटीजन्स का. एंटीजन्स क्या है. केमिकल दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स. ये वो केमिकल है जो इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस कर सकते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स करवा सकते हैं. ये वो केमिकल्स होते हैं. तो ये दो सरफेस एंटीजन्स जो होते हैं ये RBCs के ऊपर होते हैं. ओके, A एंड B, इन सरफेस एंटीजन्स का नाम है A और B. ठीक है. तो ब्लड सेल्स के ऊपर, RBC सेल के ऊपर अगर A एंटीजन प्रेजेंट है तो वो A हो जाएगा. अगर B एंटीजन प्रेजेंट है तो वो ब्लड ग्रुप B हो जाएगा. क्लियर हो गया. अब देखिए सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडीज. ऐसे ही जो प्लाज्मा होता है आपका, ये तो मैंने बोला कि RBC के ऊपर एंटीजन, बट आपका जो प्लाज्मा है जिसमें ब्लड प्रेजेंट है उस प्लाज्मा के अंदर कुछ एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं. एंटीबॉडीज क्या है. प्रोटीन प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन्स. ये वो प्रोटीन है जो एंटीजन्स के अगेंस्ट बनते हैं. क्लियर हो गया. एंटीजन्स को किल करने के लिए एंटीबॉडीज बनती हैं. अब समझ में आ गया एंटीजन्स क्या है. क्लियर हो गया. अब देखिए द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज इन द 4 ग्रुप्स ऑफ ब्लड. तो पहले बात हमारे ब्लड ग्रुप्स के 4 ग्रुप हैं, A, B, AB एंड O. शॉर्ट में बोल देते हैं ABO ब्लड ग्रुपिंग. क्लियर हो गया. A, B, AB एंड O. आप सबको पता होगा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है. A है, B है, AB है या O है. क्लियर हो गया. अब देखिए ये गिवन है टेबल 15.1 में. यू प्रोबेबली नो दैट ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन. आपको पता है कि जब हम ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते हैं, मतलब ब्लड ट्रांसफ़र करते हैं, कहते हैं ना एक पेशेंट कोई एडमिट है, उसको ये B ब्लड चाहिए, O नेगेटिव चाहिए, फिर अब फैमिली में कॉल करते हैं किसी का ब्लड तो नहीं है मैचिंग. ओके, हम ऐसे करते हैं. तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब जब हम किसी को खून देते हैं या ब्लड्स का जो एक्सचेंज होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज्ड. ऐसा नहीं होता कि हम किसी भी इंसान का ब्लड निकाला और हमने यूज़ कर लिया. ओके, तो हम क्या करते हैं, द ब्लड ऑफ अ डोनर, जो खून किसी को दे रहा है उसके ब्लड ग्रुप को हम केयरफुली मैच करते हैं विद द ब्लड ऑफ अ रेसिपिएंट, जिसको चढ़ाया जाएगा. उसका खून और देने वाले का खून की क्या होती है, मैचिंग होती है. ओके, क्यों होती है. टू अवॉइड सीवियर प्रॉब्लम्स ऑफ क्लम्पिंग. मतलब कुछ लोगों की गलत खून चढ़ने की वजह से डेथ भी हो चुकी है, बहुत लोगों की हर साल होती भी है. ओके, तो क्लम्पिंग ऑफ RBC मतलब RBCs डिस्ट्रक्ट, मतलब एंटीजन किसी के अलग है, एंटीबॉडीज अलग है, तो अटैक करेंगे एंटीबॉडीज एंटीजन्स पे, तो RBC किल हो जाएंगे. RBC किल तो मतलब ब्लड का कोई फ्लो नहीं होगा और ऑक्सीजन ट्रैवल ही नहीं हो पाएगी, ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगी बॉडी में, तो सडनली लास्ट में पेशेंट की डेथ भी हो जाती है. अब देखिए द डोनर्स कंपैटिबिलिटी इज ऑल्सो शोन इन द टेबल 15.1. तो डोनर मतलब वो किसको डोनेट कर सकते हैं, उसकी कंपैटिबिलिटी भी दिखाई है. अब आप टेबल 15.1 में देखिए क्या है. ब्लड ग्रुप A में आइए पहले. अब देखिए ब्लड ग्रुप A में क्या होता है. ब्लड ग्रुप A के RBC के ऊपर कौन सा एंटीजन है, देखो A है, और एंटीबॉडी होती है B प्लाज्मा के अंदर. ठीक है. ब्लड ग्रुप A में मतलब अगर आपका A है तो आपके RBC के ऊपर एंटीजन A है. अब बात आती है एंटीजन क्या है. एंटीजन्स केमिकल दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स. दो टाइप के केमिकल होते हैं A और B. जिनका A है उनके पास A एंटीजन है. ओके, और आपकी प्लाज्मा में एंटीबॉडी का नाम है B. ओके, अब ऐसे देखिए ब्लड ग्रुप B में क्या है. ब्लड ग्रुप B में एंटीजन B है और उसकी एंटीबॉडी है A. अब आ जाइए AB ब्लड ग्रुप में. AB ब्लड ग्रुप में एंटीजन्स RBCs के ऊपर दोनों प्रेजेंट होते हैं, AB और B भी, बट
एंड ए बी ब्लड ग्रुप्स वालों की बॉडी के अंदर कोई भी प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ नहीं होती हैं। ठीक है, अब आ जाओ ओ में। ओ ब्लड ग्रुप में देखो क्या है, जिनका ओ है उनके एंटीजन्स आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, उनके आरबीसी के ऊपर ए और बी में से कोई एंटीजन नहीं है, और एंटीबॉडीज़ उनके पास दोनों प्रेजेंट है, ए और बी। क्लियर हो गया। अब यहाँ से हमें बहुत बड़ी बात क्लियर होने वाली है कि हम ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर क्यों कहते हैं और ए बी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों कहते हैं। ठीक है, अब इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये रहने वाला है। लास्ट पैरा देखो अब इसका। फ्रॉम द अबव मेंशन टेबल इट इज़ इविडेंट दैट ग्रुप ओ ब्लड कैन बी डोनेटेड टू पर्सन विद एनी अदर ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप जो ओ वाला है, अगर यहाँ पे कोई ब्लड ग्रुप ओ वाला है आप में से, तो आपका ब्लड ग्रुप, आप अपना ब्लड ग्रुप किसी को भी दे सकते हो। ओ इज़ यूनिवर्सल डोनर, आप ए बी को, ए को, बी को, किसी को भी दे सकते हो। बात आती है आप सबको अपना ब्लड ग्रुप क्यों दे सकते हो। अब देखो ओ वाले ब्लड ग्रुप के टेबल पे अगर आप आओ तो आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखोगे, ओ वाले ब्लड ग्रुप के ऊपर एंटीजन कोई भी नहीं है। मतलब आपका खून जब किसी की शरीर के अंदर जाएगा तो आपके आरबीसीज के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, तो दूसरे ब्लड ग्रुप की एंटीबॉडीज़ आपके किसको अटैक करेंगी जब एंटीजन ही नहीं है आपके आरबीसी के ऊपर, तो डिस्ट्रक्शन आरबीसी का नहीं होगा। दूसरे की एंटीबॉडी जब अटैक भी करेंगी, जिसके अंदर आपका ब्लड जाएगा, वो आपके किस पे अटैक करेगा, एंटीबॉडीज अटैक ऑन एंटीजन। आपके पास तो एंटीजन ही नहीं है, तो डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। तो ओ ब्लड ग्रुप क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर। आप लिख सकते हैं, आपको जो समझ में आया मेरी लैंग्वेज से। द थिंग इज़ टू अंडरस्टैंड, बच्चों को ये समझ में ही नहीं आता है ऐसा क्यों होता है। क्लियर हो गया, बिकॉज देर इज़ नो एंटीजन ऑन द आरबीसीज ऑफ ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब देखो पैरा में क्या लिखा है, लास्ट पैरा में, it is evident that group O blood can be donated to person with any other blood group, hence O blood group are known as universal donors. Okay, एग्जाम में आएगा, explain the statement why blood group O is known as universal donor. अब देखिए persons with AB group, जिनका AB blood group है, वो क्या है, accept blood from person with AB as well as other groups of blood. AB वाला क्या होता है, recipient. सपोज़ आप में से किसी बच्चे का ए बी है, तो आपको सपोज़ ब्लड की ज़रूरत पड़ी, आपको ये नहीं देखना मुझे इसका चेक, आपको किसी का भी ब्लड मिल रहा है ना, किसी भी अदर ब्लड ग्रुप, यू आर यूनिवर्सल रेसिपिएंट, आप किसी से भी ले सकते हैं, किसी से भी, आपको वहाँ कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा इससे मैच नहीं हो रहा, इससे मैच नहीं हो रहा। ठीक है, ए बी सबसे ब्लड ग्रुप सबसे ले सकता है। अब क्यों ले सकता है, सपोज़ आप ए बी हो, सपोज़ आप ए बी आपके अंदर, सपोज़ आपके अंदर जा रहा है किसी का भी ब्लड, तो ए बी के पास देखो क्या है, एंटीजन कोई नहीं है, एंटीबॉडीज़ दोनों है। सपोज आपके पास गया, आपकी बॉडी में गया ओ का ब्लड, आप ए बी हो, ओ का गया, आपके पास एंटीबॉडीज़ दोनों है लड़ने के लिए। अब ओ के पास कोई भी एंटीबॉडी सपोज नहीं है, बी ले लो, बी का ब्लड ग्रुप गया, आपके पास एंटीबॉडी दोनों है, तो एंटीबॉडीज़ तो दोनों आपके लिए फाइट करने के लिए है, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, डिस्ट्रक्शन ही नहीं हो पाएगा। क्लियर हो गया, क्योंकि हमारा क्या है, ब्लड ग्रुप ओ के पास एंटीजन्स दोनों हैं आरबीसीज में, और क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज़ प्लाज्मा में दोनों हैं, एंटीजन एंटीबॉडीज़ नहीं है, और क्या है हमारे पास, एंटीजन आरबीसी में दोनों प्रेजेंट है। क्लियर हो गया, तो इससे ये क्लियर होता है कि हमारा जो ब्लड ग्रुप ए बी है, इट इज़ यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज ऑफ निल एंटीबॉडीज़। अब देखिए यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ, ए बी इज़ अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट, वो किसी से भी ब्लड ले सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो भी ब्लड ए बी के अंदर जाएगा, तो ए बी के पास कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं है, उसके पास दोनों एंटीजन्स हैं, उसके पास दोनों एंटीजन्स हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए आपको बता दूँ आर एच फैक्टर देखो क्या होता है, वहाँ पे एक आर एच भी दे रखा था, आर एच के बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए, बुक में ज़्यादा कंप्लीट तो नहीं है। देखिए आर एच की बात आती है, तो आर एच ग्रुपिंग देखिए क्या है। सबसे पहले बता दूँ आर एच क्या है। आर एच एक फैक्टर है, एक प्रोटीन है। आर एच इज़ अ प्रोटीन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। आर एच इज़ अ प्रोटीन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, के सरफेस में एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ओके, और कुछ लोग हमारे आर एच पॉजिटिव होते हैं, कुछ लोग आर एच नेगेटिव होते हैं। तो इस प्रोटीन के होने से ना तो किसी को फ़ायदा है, ना तो किसी को नुकसान है। जिसकी आरबीसी के ऊपर ये पॉजिटिव फैक्टर मतलब प्रेजेंट है, ये प्रोटीन, वो होते हैं बी पॉजिटिव,
ए बी पॉजिटिव ओ पॉजिटिव। अब आप देख लो आप लोग कौन पॉजिटिव हो। जिनके आरबीसी के ऊपर ये प्रोटीन नहीं है वो होते हैं नेगेटिव, और होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक कैटेगरी बन जाती है कि आप किसको दे सकते हैं किसको नहीं दे सकते हैं। एक कंपैटिबिलिटी निकालने के लिए इट इज़ अ गुड फैक्टर। क्लियर हो गया। तो आर एच क्या है, इज़ अ प्रोटीन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। अब देखिए लेट्स कम टू दिस टॉपिक नाउ, विल स्टडी फ्रॉम बुक। देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए another antigen, the RH antigen similar to one present in rhesus monkey, RH ये rhesus monkey से मिला था इसलिए RH बोलते हैं इसको, is also observed on the surface of majority, करीब 80% लोग पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव बहुत कम होते हैं। क्लियर हो गया। 80% पॉपुलेशन में ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इसलिए ज़्यादातर ब्लड ग्रुप हमें पॉजिटिव मिलते हैं, फैमिलीज़ में भी नेगेटिव बहुत कम होते हैं। ठीक है। सच इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड RH पॉजिटिव, जिसके अंदर ये प्रोटीन है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जिसके अंदर प्रोटीन नहीं है, एंटीजन नहीं है, उसको बोलेंगे नेगेटिव। अब देखिए एन RH नेगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज टू RH पॉजिटिव ब्लड, अगर एक RH नेगेटिव वाला पर्सन पॉजिटिव वाले के अंदर उसका ब्लड जाता है, विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट द RH एंटीजन, तो उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनेंगी, एंटीबॉडीज़ बनती है एंटीजन्स के अगेंस्ट। ठीक है। Therefore RH group should also be matched before transfusion, तो हम RH ग्रुप को ही मैच करते हैं, मतलब कि पहले तो हम ब्लड ग्रुप देख लेते हैं किसका क्या है, फिर ये देखते हैं कि ए ब्लड ग्रुप निकल गया, सपोज एक वो ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है, ओ नेगेटिव है या ओ पॉजिटिव है, ये भी हमें मैच करना होता है। ठीक है। अ स्पेशल केस ऑफ RH incompatibility mismatching has been observed between the RH नेगेटिव ब्लड ऑफ अ प्रेग्नेंट मदर विद द RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस। देखो ये बहुत अच्छा केस दे रखा है कि इन्होंने क्या बताया है कि RH की जो मिस मैचिंग कब हो जाती है। देखो अब क्या होता है, वैसे तो मैच करके ट्रांसफ्यूजन करेंगे ब्लड जब किसी को डोनेट करेंगे, बट अगर कोई मदर प्रेग्नेंट है और उसका ब्लड नेगेटिव है, RH नेगेटिव है, मतलब वो सपोज ए नेगेटिव मान लो, ओ नेगेटिव मान लो, और उसका जो फीटस है, उसका जो बच्चा है, बेबी है, जो उसका जो भी उसकी वॉर्म के अंदर है, वो सपोज हमारा पॉजिटिव है, मिसमैचिंग होगी यहाँ पे। अब यहाँ तो हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ये तो सडनली बात हुई ना, कोई भी ब्लड ग्रुप बन सकता है उसका। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, RH एंटीजेंस ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू द RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी। फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो देखो क्या होता है कि उसके बच्चे के जो एंटीजेंस होते हैं वो मदर के एक्सपोज में नहीं आते फर्स्ट प्रेगनेंसी में। क्लियर हो गया, बिकॉज दे आर वेल सेपरेटेड बाय द प्लेसेंटा। हाउएवर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, जब फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी होती है, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड। तो वहाँ पे ऐसा होता है कि मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड कहीं आपस में मिल ना जाए, एक्सपोज ना हो जाए। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, देखिए इन सच केसेस द मदर स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजन इन हर ब्लड। तो वो नेगेटिव मदर नेगेटिव पॉजिटिव है तो वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगी उसके एंटीजन को किल करने के लिए, वो बनाना शुरू कर देता है ब्लड। फिर क्या होता है, इन केस ऑफ अर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, जब उसकी सपोज फर्स्ट चाइल्ड बर्थ है, चलो प्रॉब्लम नहीं हुई, सेकेंड चाइल्ड बर्थ हुआ या थर्ड चाइल्ड बर्थ हुआ, ऐसे केस में क्या होता है, द RH एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर कैन लीक, क्योंकि वो बननी शुरू हो गई थी उस टाइम पे, उनको पता चल गया था कि ऐसे होने पे ऐसे एंटीबॉडीज बनानी है किल करने के लिए, तो सेकंड में तो वो ऑलरेडी बननी शुरू हो गई हैं। तो फिर क्या होता है, इन केस ऑफ आवर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज RH नेगेटिव कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ फीटस। फिर RH पॉजिटिव बच्चे के ब्लड में ये ब्लड लीक होना शुरू हो जाता है और डिस्ट्रॉय करता है बच्चे के फीटस के RBCs को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, दिस कुड बी फैटल, ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है टू द फीटस और कुड हैव कॉज, या तो वो क्या करता है, कुछ बच्चों को बचपन से जन्म से ही कहते हैं कि इनको खून की कमी हो गई, या फिर जॉइंटिस। जॉइंटिस हमने बहुत सुना है, बच्चे का जन्म हुआ और बच्चे को मशीन में रख देते हैं, बोलते हैं इसको जॉइंटिस हो गया, मतलब बचपन से ही है बाय बर्थ, वो इसी वजह से हुआ है, उसके RBCs किल हो गए, या फिर खून की कमी बोल देते हैं बच्चे को। ठीक है। अब देखिए दिस कंडीशन इज कॉल्ड इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलालिस। ठीक है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस मतलब इरिथ्रोसाइट्स RBCs का किल हो जाना, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। ओके, इसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। दिस कैन बी अवॉइडेड। अब हम इस कंडीशन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं कुछ हद तक, बाय एडमिनिस्ट्रिंग anti-RH बॉडीज़, उसके अपोजिट anti-RH बॉडीज़ को इंसर्ट करेंगे मदर के अंदर जस्ट इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी। जैसे डिलीवरी होगी तुरंत क्या करा उन्होंने, ये एंटीबॉडीज़ को उसके अंदर इंसर्ट कर दिया। क्लियर हो गया।
तो देखिए इससे ये केस भी होता है RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव का। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। अब देखिए इसमें हम पढ़ेंगे कि जो ब्लड होता है वो कैसे क्लॉटिंग करता है। ओके, अभी मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि हमारे ब्लड के प्लाज्मा में प्रोटीन्स होते हैं, वो क्लॉट बनाते हैं। क्लियर हो गया? अब कैसे बनाते हैं देखिए, यू नो दैट व्हेन यू कट योर फिंगर और हर्ट योर सेल्फ, जब आपकी कोई भी फिंगर कटती है या आप हर्ट होते हैं तो क्या होता है, योर वूंड डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड फॉर अ लॉन्ग टाइम, आपकी चोट में से खून बहुत टाइम तक नहीं निकलता है। यूजुअली द ब्लड स्टॉप फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद ब्लड क्या होता है, फ्लो करना स्टॉप कर देता है। डू यू नो वाई, आपको पता है ऐसा क्यों होता है? ब्लड एग्जिबिट्स कोएगुलेशन और क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी और ट्रॉमा। तो ब्लड के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कोएगुलेशन की, जिससे वो किसी भी इंजरी के बाद उसको कोएगुलेट करता है। दिस इज़ अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ये शरीर में एक मैकेनिज्म है कि जिस तरीके से अपने बॉडी के खून को हम बाहर आने से बचा सकें। ओके, नाउ सी, यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड अ डार्क रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ कट। जब कोई चोट लगती है आपने देखा होगा आपका स्कम बन जाता है, डार्क रेडिश ब्राउन, बिल्कुल जम जाता है, पूरा क्लॉट बन जाता है। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट इज़ अ क्लॉट। वो क्या होता है जो आपका खून चोट के ऊपर बनता है? इट इज़ अ क्लॉट और कोगुलम फॉर्म मेनली ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड फिब्रिन्स। वो धागों का, वो थ्रेड्स का बनता है, थ्रेड्स का बनता है, उनको बोलते हैं फिब्रिन्स, जिसके अंदर इन विच डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड आर ट्रैप्ड। जो ब्लड के सेल्स होते हैं ना, फॉर्म्ड एलिमेंट्स पढ़े थे हमने, वो उसमें ट्रैप्ड हो जाते हैं, फंस जाते हैं, और वो एक धागों का पूरा एक जाल सा बन जाता है। अगर हम उसको देखेंगे ना माइक्रोस्कोप में तो वो पूरा जाल दिखेगा। उस चोट को आप निकाल के ला भी सकते हैं, वो जो लेयर आप निकालते हैं ना बाद में, लास्ट में ड्राई होने के बाद निकालना पड़ता है उसको, यू कैन सी अंडर माइक्रोस्कोप ऑल्सो। को पूरा थ्रेड जिससे दिखेगा वो फिब्रिन्स का बना हुआ, उसमें आरबीसीज ब्लड सेल्स ट्रैप्ड हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो क्या, अब देखिए फिब्रिन्स क्या होते हैं। फिब्रिन्स आर फॉर्म बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजन इन प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। तो आप रिएक्शन लिख सकते हैं, फिब्रिन, फिब्रिन लिखकर एरो बना के आगे लिख दो। फिब्रिन बना है फिब्रिनोजन से, फिब्रिनोजन इधर, फिब्रिन आगे, फिब्रिनोजन से फिब्रिन बना है, ऊपर एरो के ऊपर एंजाइम लिख दो थ्रोम्बिन। एंजाइम लिख देंगे आप थ्रोम्बिन। ओके, अब देखिए थ्रोम्बिन कैसे बना है, आप देखो, थ्रोम्बिन in turn are formed from another inactive substance present in the blood known as prothrombin. प्रोथ्रोम्बिन रिएक्शन लिखो, प्रोथ्रोम्बिन से बन गया थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन बनता है थ्रोम्बिन से। एन एंजाइम कॉल्ड थ्रोम्बोकाइनेस, एरो के ऊपर एंजाइम आ जाएगा थ्रोम्बोकाइनेस। ओके, एंजाइम आ गया थ्रोम्बोकाइनेस। और उसके साथ साथ this complex is formed by a series of linked enzymatic reactions involving a number of factors present in the plasma in an active state. तो इस प्रोसेस में हमारे बहुत सारे enzymatic reactions होंगी, बहुत सारे factors involve होंगे। An injury or trauma stimulates the platelets in the blood to release certain factor। जैसे आपको कोई चोट लगती है, आपके ब्लड में प्लेटलेट्स क्या करने लगते हैं, सर्टेन फैक्टर्स रिलीज़ करने लगते हैं, जो कि वो कोagulation की प्रोसेस को स्टार्टअप करा देते हैं। सर्टेन फैक्टर्स रिलीज बाय द टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी ऑल्सो कैन इनिशिएट कोagulation। और इसमें कैल्शियम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्लॉटिंग में। तो आपने जो रिएक्शन लिखी है ना, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में आपने एंजाइम लिखा है थ्रोम्बोकाइनेस, वहाँ लिख सकते हैं आप कैल्शियम आयंस। ठीक है, एरो में कैल्शियम आयंस लिख सकते हैं, थ्रोम्बिन में आप लिख सकते हैं एक्टिव। ओके, तो ये देखिए इस तरीके से हमारा जो होता है वो क्लॉटिंग की प्रोसेस होती है। तो अगर इसकी पूरी प्रोसेस का फ्लोचार्ट पढ़े तो देखो क्या होगा। सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा थ्रोम्बोकाइनेस से, फिर फिब्रिनोजन फिब्रिन में,
फिर फिब्रिन जो बन जाता है ना, वो फिब्रिन फिर लास्ट में कंबाइन करता है रेड ब्लड सेल्स के साथ, फिर बनता है ब्लड क्लॉट। लिख सकते हैं आप। पहला हो गया प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में, उसके बाद फिब्रिनोजन फिब्रिन में, फिर फिब्रिन जो बनता है वो आरबीसी से कांटेक्ट करके ब्लड क्लॉट बनाता है। ठीक है, क्यों ब्लड क्लॉट मतलब क्या है, आरबीसीज इंटेंगल्ड इन इट। आरबीसीज तो फंसे होते हैं उसके अंदर, ट्रैप्ड होते हैं। ओके, जो थ्रोम्बिन हमने लिखा है ना रिएक्शन में, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए थ्रोम्बिन आ रहा है, वो थ्रोम्बिन हमने ऊपर रिएक्शन में बनाया है, इसलिए थ्रोम्बिन ज़रूरी है। देखो थ्रोम्बिन कहाँ से आ रहा है, थ्रोम्बिन ऊपर से आ रहा है, वो कन्वर्जन करा रहा है, वो एंजाइम है। ओके, ये तो आपका हो गया हाउ इज़ द कोआगुलेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस। नेक्स्ट में आ जाइए आप लिम्फ द टिश्यू फ्लूइड। तो देखिए लिम्फ क्या होता है, एज द ब्लड पासिस थ्रू द कैपिलरी, जैसे ही ब्लड हमारा पास होता है कैपिलरीज से, some water along with many small water substances move out into the spaces between the cell। तो क्या होता है कि कुछ पानी और कुछ small soluble substances मूव होते हैं बाहर between the cells of tissues leaving the larger proteins and most of the formed element in the blood vessels। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जब वहाँ से वाटर मूव होता है हमारा और कुछ सॉल्युबल चीज़ें मूव होती हैं तो सेल्स के बीच में से, तो वहाँ पे लार्ज प्रोटीन और कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स वहाँ पे पीछे रह जाते हैं। ओके, तो क्या होता है फिर वहाँ पे हमारा द फ्लूइड रिलीज्ड आउट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। तो उस फ्लूइड को मतलब फ्लूइड ऑफ लार्ज प्रोटीन्स एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स, लिख सकते हो फ्लूइड ऑफ लार्ज प्रोटीन एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स को बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड। It has same mineral distribution as than in plasma। इसके अंदर भी उतने ही मिनरल्स जितने मिनरल्स हमारे प्लाज्मा के अंदर हैं। अब देखिए एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स गैसेस एक्सेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड द सेल ऑकर थ्रू दिस फ्लूइड। तो इस फ्लूइड का हमारे शरीर में क्या काम है, देखिए हमारे फ्लूइड में जितनी बॉडी में जितनी भी न्यूट्रिएंट्स और गैसेस का एक्सचेंज होना है ब्लड और सेल्स के बीच में, वो ये फ्लूइड करवाता है। एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट्स दिस फ्लूइड एंड ड्रेन्स इट बैक टू द मेजर वेन। तो इसमें जो हमारी वेसल्स होती हैं, इसे हम बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स, वो क्या करती हैं, फ्लूइड को कलेक्ट करती हैं और ड्रेन पहले कलेक्ट करके कहाँ छोड़ती हैं, बैक टू द मेजर वेन, जो बड़ी वेन्स होती हैं। द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड द लिम्फ। इस फ्लूइड को बोलते हैं लिम्फ। तो लिम्फ शॉर्ट में आप लिख सकते हैं लिम्फ क्या है, एक हमारी बॉडी का कलरलेस फ्लूइड है कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स विच, लिम्फोसाइट आपको पता है WBC का टाइप पढ़ा हुआ है हमने। कलरलेस इसलिए बोला वाइट ब्लड सेल, तो ये कलरलेस है इसलिए इसका कोई रंग नहीं है क्योंकि इसमें RBC नहीं है, RBC एब्सेंट है इसलिए कलरलेस हो गया। लिम्फोसाइट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। तो हमारी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स समझ रहे हैं, इम्यून रिस्पॉन्स करवाता है कब, जब कोई डिजीज़ अटैक करती है, कोई जर्म अटैक करता है, तब ये काम करता है। लिम्फ क्या है, लिम्फ इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है हमारे ये टिश्यूज़ तक और हॉर्मोन्स को। फैट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इन द लैक्टियल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई। तो हमारे लिम्फ फैट्स को भी एब्जॉर्ब करता है, कहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए, लैक्टियल्स प्रेजेंट। आपने जब इंटेस्टाइन में विलाई पढ़ी थी तो वहाँ पे आपने जब डायग्राम विलाई का बहुत बड़ा करके लिखा था, आप लिखा तो लैक्टियल्स ऐसी पूरी लाइन बना के, वो लैक्टियल से लिम्फ हमारा वहाँ से फैट को एब्जॉर्ब करता है सेल्स में ले जाने के लिए। ओके, तो देखिए लिम्फ को हम, लिम्फ का जो मेन फंक्शन आप लिख सकते हैं, lymph collect waste products, bacteria and damaged cells from tissues। lymph collects waste products, bacteria, damaged cells from tissues to कहाँ लेके जाता है, वहाँ से कलेक्ट करके lymph nodes में। lymph nodes क्या होती हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम पूरे शरीर में फैला है ना, ऐसे लिम्फेटिक सिस्टम भी फैला हुआ है। ठीक है, जैसे ब्लड कैपिलरीज है वैसे लिम्फ नोड्स हैं, वहाँ तक लेके जाता है। इट टेक टू लिम्फ नोड फॉर फिल्टरिंग करने के लिए।
और हमारे शरीर में करीब एक दिन में 4 से 5 लीटर पर डे लिम्फ फ्लो होता है बॉडी में। 4 से 5 लीटर, 4 से 5 लीटर की एक बाल्टी होती है, समझ लीजिए आप। इतना लिम्फ फ्लूइड, ये कलरलेस, हमारी बॉडी के अंदर फ्लो होता है एक दिन में, 4 to 5 लीटर। ओके, तो ये हो गया आपका लिम्फ। लिम्फ मतलब क्या है? टिश्यू फ्लूइड, इसलिए थर्ड लाइन पे टिश्यू फ्लूइड की डेफिनेशन दी गई है। इसे क्लियर हो गया? तो अब देखिए लिम्फ इन शॉर्ट मैं बोलूँगी, वी हैव 2 ट्रांसपोर्टिंग मीडियम्स इन द बॉडी। वन इज़ ब्लड, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन। क्लियर हो गया? द सेकेंड इज लिम्फ विच ट्रांसपोर्ट लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन, फैट्स, टिश्यू फ्लूइड है। क्लियर हो गया? कलरलेस होता है, इसमें आरबीसीज नहीं होते हैं, इसलिए इसको कलरलेस बोल दिया। और ब्लड रेड क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आरबीसी। ओके, so this topic is completed. In next lecture we'll discuss about circulatory system and human circulatory system in detail.